तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? तब आज हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 5 के बारे में, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 4 तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हमने कर लिया था। ग्रुप 15 के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी, उसके बाद के मेटल से रिएक्टिविटी हम लोग करके लास्ट पॉइंट पे हम लोग छोड़ दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले ग्रुप 15 एलिमेंट्स में पहले एलिमेंट नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं लिया है तो एनसीईआरटी बुक आप साथ में लेके जरूर बैठ जाए। एनसीईआरटी बुक से आप चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, बाद उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग डाइनाइट्रोजन स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो हमारा पैटर्न है, वो जो पैटर्न रहेगा डाइनाइट्रोजन का रहे चाहे अमोनिया का रहे, फास्फोरस के कंपाउंड्स फॉस्फाइन की रहे चाहे जो भी रहे, उसे बस पढ़ना क्या है, प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। यही हमारा पैटर्न अब चलने वाला है। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, यही हमारा पैटर्न अब लगातार चलते रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन थे? तो ये थे हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और एक था मॉस्कोवियम, जो कि हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे थे क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अंडर स्टडी अभी तक स्टडी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इतने हम लोग 5 एलिमेंट्स का फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इनमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन भी किया है, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पर किए हैं। आप लोग तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगातार बनाते ही जाओ और हमारे प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स भी आपको पी ब्लॉक का मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करने वाले डाइनाइट्रोजन के बारे में। डाइनाइट्रोजन के जनरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N2, ठीक है। ये N2 आप जानते ही हो कि हमारे एयर में 78% के, ये 78% का हिस्सेदारी इसके पास है बाय वॉल्यूम। 78% बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास एयर में ये मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइनाइट्रोजन है। डाइनाइट्रोजन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर है, जिसमें कि दोनों ही नाइट्रोजन पर एक एक लॉन पेयर होता है। आपको पता है यहाँ पर कि ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होने के कारण से यहाँ पर जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण से इसमें डिसोसिएशन बहुत ही देरी से होता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है, 941.4 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो है इनर्ट है, नॉबल गैस नहीं है, ये इनर्ट गैस है, ठीक है ना। ये इनर्ट बनाता है एटमॉस्फेयर को, ये खुद इनर्ट है, ठीक है ना। कारण क्या है कि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की पहले, ठीक है। तो प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्शियल यानी कि हाई स्केल पर बात करेंगे, जो हमारे पास जनरली नाइट्रोजन जो मार्केट में अवेलेबल है, तो जनरली ये जो है हमारे जिस फैक्ट्री या जिस इंडस्ट्रीज से ये निकाले जाते हैं, उस इंडस्ट्रीज में मेनली जो इसका प्रिपरेशन होता है वो एयर से किया जाता है। सबसे सस्ता सुविधा, एयर में नाइट्रोजन भरा पड़ा है, ऊपर वाले ने दिया ही इतना है, अब वहां से निकाल लो। सबसे इजी वे में मेथड यहाँ पर है, सबसे इजी वे में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा नाइट्रोजन का वो यहाँ से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है भाई इसमें। अब लेकिन यहाँ नाइट्रोजन को इस एयर से छान के निकालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत डिफिकल्टीज बड़ी बात होती है यहाँ पर। तो कैसे उसको हम लोग एयर से निकाले, तो उसकी बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, तो एयर को हम लोग यहाँ पर लिक्विफाइड कर देते हैं, एयर को कंप्रेस करते करते लिक्विफाइड कर देते हैं, और फिर उसको जो है हम लोग धीरे धीरे जो लिक्विफाइड करते जाते हैं, उनसे जो जो कुछ कंपोनेंट्स होता है वो अलग होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। अंतिम में हमारे पास नाइट्रोजन में जो लिक्विड नाइट्रोजन होते हैं उसमें ऑक्सीजन और आर्गन यहाँ पर बचे हुए मिलते हैं, जिसको बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ऑक्सीजन को छोड़ करके वहां पर नाइट्रोजन निकल जाता है। क्योंकि आपको पता है, बचपन में आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो वोलेटाइल हमारे पास अगर लिक्विड घुले हुए हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पर हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। और आपको पता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होता है, जो कि आसानी से पहले उड़ जाता है, और ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन होता है, जिसके कारण से वो बच जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहला यहाँ मेथड आता है कॉमर्शियल मेथड, ठीक है। साथ साथ आपको लिखना भी है, और जो रिएक्शन सब सामने में आएगा उस रिएक्शन को आप लोग यहाँ पर अच्छे से यहीं से याद करके जाओगे, रिएक्शन को याद भी करोगे,
जाकर के बाद में जो है आराम से, जैसे कि आप प्रिपरेशन का हेडलाइन देख करके अपने मन से रिएक्शन सब लिखोगे और लिख करके वहीं पर याद करते जाओगे। आपको याद होनी चाहिए कि प्रिपरेशन में कितने रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज में कितने रिएक्शन है, आपको रिएक्शन हर एक याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नथिंग बट जो है ज्यादा याद रखने की यहाँ पर जरूरत है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लगेगा कम लगेगा जो भी है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स में आपको रिएक्शन सबको याद रखना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉमर्शियली it is prepared by the liquefaction and the fractional distillation of air, लिक्विड नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 77.2 केल्विन, डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 90 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विफिकेशन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लिक्विफिकेशन पहले एयर करते हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है ना, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है 77.2 केल्विन टेम्परेचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये पहले निकल जाता है, जो कि पीछे छोड़ के किसको आता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है उसको पीछे छोड़ देता है, नीचे रहने देता है, और वो लिक्विड नाइट्रोजन जो अपना बाहर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, जो हमारे पास ये एयर है, अब एयर में ढेर सारी बातें हैं, वाटर वेपर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ढेर सारे गैसेस इसमें है। सबसे पहले यहाँ पर कूल करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं और कूल, और हम लोग इसको कूल कर देते हैं बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले एयर को कंप्रेस करके हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ पर कूल कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये एयर है, इस एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और सबसे पहले तो वही निकल जाएगा। बताओ, आइस है, सब तो गैस है यहाँ पर, लेकिन वो हमारा आइस यानी सॉलिड बन जाएगा, तो अपने आप है ना कि वो झड़ जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर वेपर्स है, H2O वेपर्स जो हमारे पास है, वो कन्वर्ट किस फॉर्म में हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू H2O सॉलिड, यानी कि आइस में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से एयर मिल गया, पानी अलग हो गया है। अब इसको फिर से कूल करते हैं, कंप्रेस करते हैं, फिर और प्रेशर लगाते हैं यहाँ पर, और इस बार इसको कूल कर देते हैं -78.5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि टेम्परेचर इस बार जो है ना कूलिंग जो करेंगे हम लोग 78.5 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर उसको नीचे लेके जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे इस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी सॉलिड फॉर्म में आकर के, आपको पता ही है ना कि सॉलिड फॉर्म में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, तो वो ड्राई आइस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर के वो भी बाहर निकल जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्स एज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। अब जो हमारे पास जो गैसेस बचे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद जो गैसेस बचे हैं वो मेजर गैस कौन कौन है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हमारे पास आर्गन भी है। ठीक है ना, उसमें जो गैस बचा हुआ है, अब इसको हम लोग करते क्या है, फिर से कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके टेम्परेचर हम लोग इसको करते हैं -200 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो लेके चल जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पर जो अब बचता है रिमेनिंग में, यहाँ पर क्या बचा, रिमेनिंग में यहाँ पर नाइट्रोजन बचा है, ऑक्सीजन बचा है, आर्गन बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये मेजर कंपोनेंट में आ गए, इसमें होता क्या है कि ये सभी लिक्विफाइड हो जाते हैं।
लिक्विफाइड होने के बाद क्या होता है, ये लिक्विफिकेशन होता है तो आर्गन तो रह जाता है ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विफाइड होकर के लिक्विड बन करके वहां पर आ जाते हैं, और तब जाकर के इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में नाइट्रोजन जो हमारे पास है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, और ऑक्सीजन का 90 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर बनता है, लिक्विड मिक्सचर यहाँ पर तैयार होता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। अब यहां से करते क्या हम लोग, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करने के बाद यहाँ पर क्या था, कंप्रेस तो किए हुए है ही, कंप्रेस करोगे तो ऑक्सीजन हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कंप्रेस करना छोड़ दोगे तो कंप्रेस करना छोड़ दोगे तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो वहां पर से मतलब थोड़ी सी परेशानी वहां पर से बढ़ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन को भी निकालना है हम लोग को। हालांकि नाइट्रोजन निकालेंगे हम लिक्विड गैस सॉरी लिक्विड फॉर्म में ही हम लोग नाइट्रोजन यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं, वेपर के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, जो -196 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग टेम्परेचर लेके जाएंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा हम लोग गर्म करेंगे, तो -196 टेम्परेचर जब लेके जाएंगे तो सबसे पहले जो निकलता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है हमारे पास वो हम लोग को मिल जाता है पहले, और अंदर में जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर में ही रह जाता है क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ इस प्रकार से एयर से नाइट्रोजन को रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजन को निकाल लिया जाता है क्या करके, तो यहाँ पर कॉमर्शियली मेथड में ये हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग लिक्विफिकेशन करते हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग जो है एयर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ सब जो नाइट्रोजन होता है उतना प्योर नहीं मिलता है, जो कहिएगा 100% प्योर, तो वो नाइट्रोजन यहाँ से नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप लोग ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन में कि 100% प्योर मिक्सचर नहीं मिलता है, एक समय के बाद एजियोट्रॉप्स मिल जाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल जाता है, लेकिन 100% प्योर नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अगली बात करते हैं, हम लोग लैब मेथड की बात करते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आपने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिए आप लोग। तो नंबर 2 बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लैब मेथड। तो लैब मेथड में यहां पर क्या होता है, लैब मेथड में यहां पर देखिएगा सबसे पहला पॉइंट यहां पर है, ठीक है, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट का जो है ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड साथ में। ध्यान दीजिए यहाँ पर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन यहाँ पे याद कर दीजिएगा। जब अमोनियम क्लोराइड हम लोग एक्वस फॉर्म यहाँ पर लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग सोडियम नाइट्राइट के साथ में, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो यहां पर क्या होता है, जब ये रिएक्शन करता है सबसे पहली बात है यहां पर बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस डाइनाइट्रोजन यहां से रिलीज होता है। तो यहां पर देखिए ये डाइनाइट्रोजन यहां से गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहां पर होता क्या है कि जब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड वाटर और डाइनाइट्रोजन यहाँ पर बनता है। आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में होता क्या है कि कुछ आपको यहाँ पर इंप्योरिटीज भी मिलती है, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 के फॉर्म में कुछ इंप्योरिटीज मिलती है, जिस इंप्योरिटी को बाद में हम लोग जो है ना उस गैस को यानी इंप्योरिटीज गैस को जो है हम लोग एक्वस H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो मिक्सचर होता है उससे हम लोग पास कराते हैं, तो वो इंप्योरिटीज भी वहां से दूर हो जाती है। मतलब ये जो हमारे पास सिस्टम है, नाइट्रोजन गैस जो यहाँ बना है, इस गैस को जब हम लोग एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिक्सचर में हम लोग जब पास कराएंगे, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो जो हमारे पास जो NO और HNO3 का जो इंप्योरिटीज है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा इस नंबर में, हेयर some impurities like NO and nitric oxide and HNO3 are formed which can be removed by पासिंग द गैस। नाइट्रोजन गैस जो बना है वो इम्प्योर बना है यहां पर, ठीक है, उस गैस को पास कराएंगे, पासिंग द गैस थ्रू अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 containing
K2Cr2O7, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का एक एक्वस मिक्सचर हमारे पास में है, ठीक है, इस मिक्सचर से जब यहाँ नाइट्रोजन गैस को हम लोग पास आउट कराते हैं तो ये इंप्योरिटीज भी यहाँ से दूर हो जाती है। तो लैब मेथड का ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब चलते दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें। तो इस मेथड को हम लोग जनरली स्कूल में देखते हैं, स्कूल सब में जब लैब का प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है तो वहां बच्चे वोल्केनो बनाते हैं, ठीक है। बच्चे करते क्या है, मार्केट से अमोनियम डाइक्रोमेट खरीदते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट खरीदते हैं NH4 तो अमोनियम डाइक्रोमेट खरीदते हैं। इसका कलर जो होता है वो कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है ये। जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी कि इसको गर्म जब किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है तब यहां पर क्या होता है, ये टूट करके क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्रोमियम 3 ऑक्साइड है, क्रोमियम 3 ऑक्साइड है, ये 3 यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां पर आप लोग 2x देख सकते हो, 2x है, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 यहां पर कर देंगे तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्रोमियम 3 ऑक्साइड है ये बनता है, प्लस यहाँ से वाटर बनता है, प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व होता है यहाँ पर। तो ये जो क्रोमियम 3 ऑक्साइड है, इसका कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर का जो ना नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन गैस बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट बनता है Cr2O3 का। Cr2O3 प्रेसिपिटेट बन गया, अंदर से नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये फ्यूम्स बन के बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो लगता है ऐसा वोल्केनो, ये थोड़ा कलरफुल भी होता है, हरे रंग का होता है, तो लगता है कि वोल्केनो अच्छा सा निकल रहा है, ठीक है। तो बच्चे इसको ऐसे ही जो ना एक बर्तन में लेकर के इसको रख लेते हैं, ऊपर में थोड़ा सा मुंह खोल देते हैं ऐसे, जैसे वोल्केनो का ही एकदम लगे, जैसा कि वहां पर ऊपर में कैंडल है, थोड़ा सा निकलने का रास्ता छोड़ देते हैं, और वहां से नीचे जब गर्म करते हैं तो अमोनियम डाइक्रोमेट में थर्मल डिकम्पोजिशन जब होता है तो क्रोमियम 3 ऑक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि बाहर निकलना शुरू कर देता है नाइट्रोजन गैस के साथ में, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन लिखिएगा, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से यहां पर क्या होता है, तो नाइट्रोजन गैस, डाइनाइट्रोजन यहां पर हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो नंबर 3 की बात करें, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है कि अगर वेरी हमको यहां पर प्योर नाइट्रोजन प्राप्त करना हो, तो जो मेटल के एजाइड होते हैं, ठीक है, इनका एक सवाल यहां पर एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 7.3 में भी दिया गया है। तो मेटल के जो एजाइड होते हैं उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो थर्मली डिकम्पोज होकर के वो वेरी प्योर नाइट्रोजन वहां पर हम लोग को फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो लिखिएगा वेरी नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी prepared by the thermal decomposition of मेटल azides। अजाइड के बारे में आपको बता दूं तो अजाइड बोलते हैं N3 माइनस आयन को, अजाइड बोलते हैं, ठीक है ना। अगर N पर माइनस है तो इसको नाइट्राइड आयन बोलेंगे, और N3 पर माइनस है, सिंगल माइनस है, तो इसको अजाइड आयन बोलेंगे। अब यहाँ पर मेटल की वैलेंसी मान लीजिए यहाँ पर N है, अजाइड की वैलेंसी यहाँ पर 1 होती है, तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा M, और यहाँ N3 का यहाँ पर हॉल कितना हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं बेरियम एजाइड, BaN3(2), ठीक है, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है। जब इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ तो बेरियम रह जाएगा, और ये नाइट्रोजन जो है हमारे N2 गैस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएंगे। बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ 3 to 6 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 to 6 हो गया, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग बात करें सोडियम एजाइड की बात, तो सोडियम एजाइड NaN3 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जब इसको हम लोग थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा N2 के फॉर्म में, प्लस सोडियम हमारे पास बच जाएगा, ठीक है।
तो ये नाइट्रोजन गैस बनेगा, तो ये जो एरो दिए है वो ऊपर की ओर दिए हुए हैं, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यह सोडियम में भी 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो जो मेटल के एजाइड्स होते हैं जब उनको थर्मली डिकम्पोज किया जाता है तो वहां से एकदम शुद्ध नाइट्रोजन वहां से हम लोग को प्राप्त होता है, उसमें कोई भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं होती, क्योंकि मेटल तो हल्का से भी डिसोसिएट नहीं होता है, मेटल तो हल्का से इवोपरेट नहीं होगा, मेटल तो रह जाएगा। और गैस जो हमारे पास है वो गैस नाइट्रोजन के फॉर्म में, प्योर नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे कुछ डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन थे, इनमें जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व हुए हैं उस रिएक्शन को आप लोग जो है एक बार खुद से पहले लिख करके, ठीक है, ऐसे हाथ रख करके लिख करके फिर मिला करके जो है ना आप लोग याद कर ही लोगे, और याद करते जाओ टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप लोग को आसानी से याद होते जाएगा। नहीं तो आप चाहोगे कि 4-5 वीडियो का एक बार में ये लेकर के बैठकर याद करेंगे तो ये आपसे होने को रहा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग करो क्या, टॉपिक बाय टॉपिक जो पढ़ाते जा रहे हैं हर एक को आप लोग दिन में एक बार या 2 बार रिवाइज करके याद कर ही लो, और 4-5 दिन पर उसको फिर से रिवाइज करते रहना, ताकि एकदम बैलेंस बना रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन के बारे में। हमने तो बना लिया, यहाँ पर प्रिपरेशन तो कर लिया, अब जब ये बन के हमारे पास आएगा तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक लिख लिया है, नहीं लिखा है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन की। तो डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में याद रखिए, तो ये कलरलेस होता है, हमारे एयर में भी डाइनाइट्रोजन है 78% में है तो कलरलेस है, कोई कलर तो यहाँ पर नहीं है। ओडोरलेस होता है, ओडोरलेस मतलब होता है कोई इसमें स्मेल नहीं होता है, आप सूंघिएगा तो ये कुछ स्मेल नहीं देगा। टेस्टलेस होता है कि आप इसको टेस्ट करिएगा, चखिएगा तो कोई टेस्ट नहीं देगा आपको। और नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब ये जहरीला नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा जो हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को बोलते हैं निक्टोजेंस बोलते हैं, निक्टोजेंस बोलते हैं। तो ये जो निक्टोजेंस यहाँ पर लिखा गया है इसे पी साइलेंट है, तो निक्टोजेंस इस ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो है ना यहाँ पर चोकिंग होता है, चोकिंग यानी कि जो इसको अगर हम लोग लेते हैं अपने अंदर, अगर हम लोग इसको इनहेल करते हैं तो चोक पैदा करता है माइंड में, थोड़ी सी जो ना जैसे कि नहीं माथा दर्द करने लगता है, हेडेक टाइप का लगता है, उस टाइप का ये बिहेवियर दिखाने लगता है इनके जो भी एलिमेंट्स लोग हैं, मतलब टॉक्सिक होता है। लेकिन यहाँ पर यह नॉन टॉक्सिक लिखा हुआ है, कारण यही है कि नाइट्रोजन जो हालांकि गैसियस फॉर्म में नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म अगर इसको हम लोग लेंगे तो वही है कि चोक दिखाएगा ये, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में लिक्विड नाइट्रोजन जो है टॉक्सिक हो जाता है, और जो हमारे गैसियस नाइट्रोजन है वो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसके 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है कि आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं क्या कहते हैं जिनके की एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है। नाइट्रोजन के यहाँ पर होते हैं नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, ये नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछ देगा आपको, ठीक है, कैसे पूछे क्वेश्चन वो बताएंगे अभी आपको। वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में बिल्कुल कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो हमारा है नॉन पोलर होता है, नाइट्रोजन हमारे पास नॉन पोलर होता है, ये जल्दी पानी में नहीं घुलता है। वेरी लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको बताया ही गया है कि बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का बहुत ही कम होता है, 77.2 केल्विन इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो ये लोअर मोलर मास के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नाइट्रोजन की, इसे आपने नोट नहीं किया है तो नोट फटाफट इसको कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर। और हाँ, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा। हम क्या बोले, इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, आपको कुछ कुछ इंटरवल देकर के रिवाइज इसको करते रहना है। डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर लिखिएगा डाइनाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन N2, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहां पहला पॉइंट है कि नाइट्रोजन का जो बिहेवियर होता है, ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये बताया चुका है पहले में कि N2 ये जो होता है इसका बिहेवियर इनर्ट होता है, ये हमारे पास एक इनर्ट गैस है। आप कहोगे ये इनर्ट गैस तो नोबल गैस वाला इनर्ट गैस नहीं है, ये इनर्ट गैस है क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्टिव जल्दी नहीं, मतलब कि बहुत ही हाई एकदम स्पेसिफाइड कंडीशन पे ये रिएक्ट करता है, इनके बॉन्ड जल्दी नहीं टूटते हैं। अब ये इनर्ट क्यों है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन रह सकता है कि व्हाई N2 गैस इज इनर्ट, व्हाई N2 गैस इज इनर्ट। तो इसका आंसर आपको बतलाया गया था, आप लोगों को शायद पता भी होगा यहाँ पर कि नाइट्रोजन गैस जो इनर्ट इसलिए होता है
क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बहुत ही हाई होता है, मतलब हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो 941.4 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, जो कि बहुत ही अपने आप में क्या है, वेरी हाई यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE है। तो BDE हाई होने के कारण से इनके बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जल्दी टूटते नहीं है और इसलिए रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट ये नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर 2 की बात करें तो एक्शन विथ मेटल्स, एक्शन विथ मेटल्स। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन होते हैं वो मेटल से कैसे रिएक्ट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन जो हमारे पास होंगे वो नाइट्राइड के फॉर्म में होंगे, नाइट्राइड होता है N पर 3-, ठीक है, N पर 3- को लोग नाइट्राइड बोलते हैं। अब हमारे पास जो मेटल होते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम है, तो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, जो क्रॉस वैलेंसी होगा तो ये Li3N बनाएगा। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम ले ले यहाँ पर, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की यहाँ पर वैलेंसी की बात करेंगे तो क्रॉस वैलेंसी से यहाँ पर Mg3N2 फॉर्म होगा, तो आपको पता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो है मेटल से रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि मेटल नाइट्राइड इज फॉर्म्ड, मेटल नाइट्राइड का ये फॉर्मेशन करता है। कैसे, तो ये मैग्नीशियम है, जब इसका रिएक्शन नाइट्रोजन से होगा तो ये मेटल नाइट्राइड फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर Mg3N2 यहाँ पर फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम है, अगर वो नाइट्रोजन से करवा दी रिएक्शन तो ये फॉर्म करेगा सोडियम Na3N फॉर्म करेगा। वही लिथियम है, अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा यहाँ पर तो वो फॉर्म क्या करेगा, Li3N यहाँ पर फॉर्म करेगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, आपको क्रॉस वैलेंसी से मेटल नाइट्राइड फॉर्म करना, आपको वैलेंसी ख्याल रखना है, तो वैलेंसी ख्याल रखोगे तो फॉर्मूला अपने आप नाइट्राइड का समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से पूछे आपको कि ये जो मेटल नाइट्राइड है इनका नेचर कैसा है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है बाबू यहाँ पर, तो दो आयंस के बीच की बात हो रही है। यहाँ पर लिथियम आयन है और नाइट्राइड आयन है, तो आयन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड होगा, तो ये यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड होगा। मेटल नाइट्राइड में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। मेटल नाइट्राइड के बॉन्ड का नेचर क्या होता है, आयनिक नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्शन विथ मेटल समझ में आ गया, इसके रिएक्शंस को याद कर लो, यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शंस को आपको याद करते ही जाना है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, ले लो फटाफट। नंबर 3 की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो नंबर 3 में है एक्शन विथ नॉन मेटल्स, एक्शन विथ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल से क्या यहाँ पे एक्शन है, तो नॉन मेटल से ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन जो हमारे पास है, सबसे पहले इसमें तो हम लोग हाइड्रोजन से करवाते हैं रिएक्शन, फिर हम लोग ऑक्सीजन से करवा देंगे। तो नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में अमोनिया फॉर्म करता है। अब ये रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। हालांकि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं, जस्ट अगले टॉपिक में करने वाले हैं, अमोनिया वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ पर अमोनिया फॉर्म करता है। यहाँ पर जो है डेल्टा HF की बात करें, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, तो वो -46.1 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में होने के दौरान नेट एनर्जी यहाँ पर माइनस साइन बतला रहा है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हो गया यहाँ से हीट निकलती है, प्रोडक्ट साइड में हीट यहाँ पर डेवलप होती है, यानी कि हीट यहाँ से रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया यहाँ फॉर्म करता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, यहाँ पर कैटलिस्ट भी होता है, तो उसकी हम लोग बात अगले टॉपिक में करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से बात करें तो नाइट्रोजन जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान दो, यहाँ पर नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर भाई रिएक्शन क्यों नहीं करता है, यहाँ कैसे रिएक्शन करता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसलिए रिएक्शन नहीं कर पाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पर उतने हायर कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन अवेलेबल है, हायर कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए होता है बाबू। यहाँ पर इस रिएक्शन में टेम्परेचर हमारे पास चाहिए लगभग 2000 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट हमको चाहिए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर होने के बाद ही यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस
ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, तो ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका फॉर्मेशन करेगा। तो इसके फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए जी, तो 2000 केल्विन टेम्परेचर यहां पर होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन यहां पर होगा। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन यहां पर है। अब यहां पर क्या है कि ये रिएक्शन में हीट निकल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है, और यहां पर टेम्परेचर चाहिए, यानी कि हीट यहां पर हमें देना पड़ रहा है। तो यानी कि ये रिएक्शन कैसा होगा, तो ये होगा हमारा इंडोथर्मिक। कैसा होगा ये रिएक्शन, ये होगा हमारा इंडोथर्मिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो डायनाइट्रोजन का था केमिकल प्रॉपर्टीज था। आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं डायनाइट्रोजन के यूजेस की। तो अगर नाइट्रोजन के हम लोग यूज की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे यूजेस नाइट्रोजन के हैं। तो इसमें क्या करना है, यूजेस जो है आपको थोड़ा बड़ा याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर पूछ देगा यूजेस, इसका यूज यहाँ पर होता है, उसका यूज यहाँ पर होता है, मतलब कि होगा क्या, आपको यूज पूछ देगा कि इस फील्ड में इसका यूज क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन है, वो फील्ड सेलेक्ट करना है। तो वहां पर आप लोग जानने के लिए यहाँ से याद करके जाइएगा अच्छे से। तो क्या है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन का हम लोग यूज अमोनिया के फॉर्मेशन में किए थे हेबर्स प्रोसेस में। ठीक है, एंड कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड इसी को हम लोग नाइट्रोलीन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नाइट्रोलीन भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोलीन इसको बोलते हैं। अब यहां पर इसका फॉर्मेशन करने में इसका यूज होता है। तो कैल्शियम साइनामाइड भी एक फर्टिलाइजर्स के रूप में ही यहाँ पर यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये बनता कैसे है, तो कैल्शियम साइनामाइड जो बनता है जब कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 फॉर्मूला होता है, इस पर नाइट्रोजन गैस जब डाला जाता है 1000 to 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इसको गर्म करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर CaCN2 यहां पर नाइट्रोलीन बनता है, प्लस एक कार्बन यहां से निकल जाता है, एक कार्बन रह जाता है। अगर हम यहां पर साइनामाइड की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड यहां N, डबल बॉन्ड N, इस पर माइनस, इस पर माइनस, ये आयन को हम लोग बोलते हैं साइनामाइड आयन बोलते हैं। अब इसमें यहां पर कैल्शियम लगा दीजिए यहां पर, तो ये Ca2 प्लस यहां पर लगा दो, तो ये कैल्शियम साइनामाइड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, Cn2 ऊपर 2 माइनस को बोलते हैं साइनामाइड आयन। ठीक है, तो यहां पर ये बनता है। तो इसकी बात उतनी नहीं करनी है, सिंपल आपकी बुक में यहां पर बस दिया हुआ है। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, मतलब कि उन जगहों पर जहां पर कि एटमॉस्फेयर, जिस रिएक्शन में मान लीजिए कहीं पर रिएक्शन कुछ करवा रहे हैं और वहां पर क्या होता है कि उस रिएक्शन में हमें एयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के कोई कंपोनेंट अगर रहते हैं, एयर का कोई अगर कंपोनेंट रहता है तो दिक्कत है कि अगर उसमें रिएक्शन कर ले तो हमारा मेन रिएक्शन खराब हो जाएगा। इसीलिए जहां पर कि एयर की जरूरत नहीं होती है वहां पर जो है ना रिएक्शन सिस्टम में ये नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। वो करता क्या है कि वहां के एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देता है, कोई रिएक्शन ही नहीं होने देगा। अब ले कोई रिएक्शन होगा ही नहीं तो भाई यहाँ पर अब एयर रहे ना रहे रिएक्शन करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पर डाल दिया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज जो है रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, ताकि यहाँ पर रेफ्रिजरेंट्स के रूप में करते हैं हम लोग, और प्रिजर्व द बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, जैसे कि बायोलॉजिकल कुछ भी हमारे पास बहुत सारे बायोलॉजिकल लैब में सजीव वस्तुएं सब होती है, बहुत सालों पुराना होता है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, फूड आइटम्स को भी प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं हम लोग। क्रायो सर्जरी क्या होता है, तो क्रायो सर्जरी आप लोग पढ़े होंगे, क्रायोस्कोपिक पढ़े होंगे। क्रायोस्कोपिक कहाँ पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 2 याद करिए, सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, Kf पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट Kf पढ़ा था, उसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग करने में इसका यूज किया जाता है, कोई चीज को फ्रीज करने में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। क्रायो सर्जरी जहां भी प्रोसेस होती है वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा लिक्विड नाइट्रोजन था। इसमें जो भी रिएक्शंस आपके सामने में आए, जो हमारे पास ये रिएक्शन सब आए इस डायनाइट्रोजन के टॉपिक में, जो भी रिएक्शंस आपको दिखाए गए सभी को आप लोग जो है अच्छे से बुक से मिला करके 2-3 बार देखें, फिर अपने मन से लिखें। ठीक है, एक बार तो देख कर लिख लो, दूसरी बार बिना देखे लिखो, जो गलती होती है वो सुधारो, तीसरी बार फिर से लिखो, सही हो जाएगा, फिर आराम से रख देना, 3-4 दिन बाद उसको फिर से रिपीट करते जाना, पढ़ते जाओगे, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरह से डायनाइट्रोजन हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक अमोनिया की हम लोग बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में इसमें बहुत सारा चीज पूछता है। ठीक है, अमोनिया का प्रिपरेशन डायरेक्ट आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर जो अमोनिया टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, तब अच्छे से आप लोग खुशी खुशी घर चल जाना। ठीक है, तो लास्टली हम लोग तैयार करने वाले हैं अमोनिया का टॉपिक। आपने यहां तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करने वाले हैं यहां पर अमोनिया। ये है अमोनिया, फॉर्मूला इसका बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, यहां पर NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन इसका कई तरीके से होता है। ठीक है, अगर हम किसानों की खेत की बात करें तो आप लोग सुने होंगे किसान के खेत में यूरिया डाला जाता है। तो यूरिया डालने के बाद जब किसान खेत में पानी पटाता है, यानी पानी रिलीज करता है, तो खेत से अजीब सी स्मेल आती है। ऐसी स्मेल जिसको सूंघ करके आप कहीं और ही दुनिया में घुस जाइएगा। ठीक है, तो वो स्मेल जो है ना बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है, बहुत ही खराब दुर्गंध होता है, जिसको हम लोग सूंघना पसंद नहीं करते, वैसा स्मेल आता है। जरा सोचो उन किसानों का कैसे वो मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल की रेट घटती जा रही है और उनके ही फसल से बनाए हुए पॉपकॉर्न की कीमत क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो बात यहां पर ये है कि ये जो खेतों में वो यूरिया डालते हैं ना, तो यूरिया के बाद जब वो पानी डालते हैं तो वहां से अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो प्यारे बच्चों, बात ये होता है कि पहले यूरिया में जब पानी डालता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और अमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होकर के जो है ना क्या कहते हैं, अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं उसके रिएक्शन को। तो हमारा पहला रिएक्शन यहां पर होता है यूरिया से। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ये है हमारे पास क्या, यूरिया। तो यूरिया, व्हेन यूरिया डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन यूरिया डिसॉल्व इन वाटर, देन अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल टू CO3। ठीक है, ये क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, ये बना अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, एंड दिस प्रोडक्ट इज फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू अमोनिया गैस बनके ये रिलीज हो गया, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनके ये भी क्या हो गया, रिलीज हो गया। बैलेंस कर लीजिए इसको, अलग अलग करके स्टेप वाइज करके इसको अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि व्हेन यूरिया इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, देन अमोनियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड which further decomposes into ammonia and carbon dioxide and water। ठीक है ना, ये पानी दे देता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस रिलीज कर देता है। तो हमें अमोनिया से मतलब है, अमोनिया हम लोग निकाल लेंगे वहां से। तो यही होता है कि जब हम लोग यूरिया में पानी डालते हैं तो यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट पहले बनता है और वो अमोनियम कार्बोनेट अपने आप डिकम्पोज होकर के वो उस फॉर्म में अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनके वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हुआ, आपको अच्छे से याद करना है, लिख लेना है। प्रिपरेशन जितना भी होता है आप अच्छे से उसको कवर करते जाओ। ठीक है, बुक के साथ। ठीक है, अगली प्रिपरेशन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जैसे कि अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो या अमोनियम सल्फेट ले लो, ये सभी सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट में डाल देंगे हम कोई बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो एसिडिक सॉल्ट है, एसिड। उसमें अगर हम लोग वहां बेस मिला देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, यहां पर अमोनिया भी बन जाएगा, अमोनिया भी यहां से रिलीज होगा। ठीक है, तो नंबर 2 में यहां पर आता है DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बचपन में आपने पढ़ा, यहां पर क्या होता है कि जब अमोनियम मान लीजिए क्लोराइड लेते हैं और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनियम आयन जाएगा यहां पर और कैल्शियम आएगा यहां पर, कैल्शियम और क्लोरीन मिलके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस यहां पर अमोनियम, यहां पर जो है अमोनियम और OH मिलकर के यहां पर बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा टूट करके वाटर प्लस अमोनिया गैस में।
ये अमोनिया गैस यहाँ दे देगा, ठीक है। NH4 में NH3 यहाँ पर अमोनिया निकल गया, H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर यहाँ बात करेंगे तो अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं। जब अमोनियम सल्फेट NH4 जब इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे हम लोग, तो सोडियम जाएगा अमोनियम के प्लेस पर, अमोनियम आएगा यहाँ पर OH, तो अमोनियम से अमोनिया निकलेगा और HOH मिलके वाटर बनेगा, तो वाटर प्लस अमोनिया तो यहाँ पर निकलेगा ही निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, सोडियम और सल्फेट मिलकर के सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा Na2SO4, ये बन जाएगा। सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो Na2SO4 यहाँ पर सोडियम सल्फेट सॉल्ट यहाँ पर बनता है। तो दूसरा रिएक्शन क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या पढ़ा है हम, यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से अमोनियम कार्बोनेट बनता है और वहां से अमोनिया गैस निकलता है। दूसरा क्या पढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अमोनियम का कोई सॉल्ट लेना है और उसको कोई एल्कली में डाल देना है और उसके बाद क्या होगा, अपने आप अमोनिया गैस वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन तो हुआ। अब चलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड पर। इंडस्ट्रियल मेथड में जो है ना, सबसे जो लार्ज स्केल पर जो प्रिपरेशन होता है अमोनिया का, वो हेबर्स प्रोसेस से होता है, जो पिछले क्लास पिछले हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे यहाँ पर, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर अमोनिया का प्रिपरेशन होने वाला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हेबर प्रोसेस में, उसमें ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके लिए जो कंडीशन वहां पर अप्लाई करने के लिए बोलता है, इस कंडीशन को आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जो हम यहाँ पर हेबर्स प्रोसेस पढ़ाएंगे, उसको आप लोग घोल के पी जाओ, जैसे भी याद करना याद कर लो, उसको बढ़िया से एकदम जो है ना कवर करके उसको अच्छे से रख लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस की, यानी अमोनिया के प्रोडक्शन का, फॉर्मेशन का नंबर 3 थर्ड पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। इसको आप पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नंबर 3 का यहां पर प्रिपरेशन वाला पॉइंट लिखेंगे, ऑन अ लार्ज स्केल, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। अब हेबर्स प्रोसेस क्या है, तो हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन गैस के साथ में करवाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस पर करवाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ही हाई होता है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है, वहां पर एक कैटलिस्ट भी होता है, कैटलिस्ट की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन यहाँ पर जब होता है तो यहाँ पर अमोनिया बनता है, ये अमोनिया बनता है। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। और इस ओवरऑल रिएक्शन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो -46.1 किलो जूल पर मोल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब यहाँ पर हीट प्रोडक्ट साइड में बन रहा है, मतलब हीट यहाँ से रिलीज हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर बात क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब इससे ये कन्वर्ट हो सकता है और उससे ये फिर से कन्वर्ट हो सकता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की एक बहुत बड़ी बुरी बात होती है कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर हम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए यहाँ पर अमोनिया का, तो कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे, जिसके कारण से ये हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड बना रहे। फॉरवर्ड बना रहे मतलब क्या, हमारा मान लो कि हम अमोनिया बनाए और अमोनिया फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया, तो सारा जो मेहनत पानी में चला गया। अब इसीलिए हम क्या चाहेंगे, जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो केवल अमोनिया देते रहे। हम लोग क्या चाहते हैं, भैंस दूध देती रहे। अब भैंस ही दूध पीने लगेगी फिर से, तो दूध का क्या फायदा फिर वहां पर भाई। तो वहां पर क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहे, यानी कि डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट मिलता रहे। हम लोग नहीं चाहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाए, तो यहां पर अप्लाई करना पड़ता है ली चिटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चिटेलियर प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, जब रिएक्शन क्या होता है कि मान लीजिए इस साइड में देखिए, यहाँ पर इस साइड में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल ढेर सारे बिखरे पड़े हैं, और हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। मतलब कि 4 मॉलिक्यूल्स को 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। प्रेशर को हाई करके हम लोग वहां पर क्या करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि प्रेशर को हाई करेंगे, जबकि यहाँ पर मोल्स कंबाइन होता हुआ नजर आ रहा है,
और मोल्स को कंबाइन करना है तो प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, यानी प्रेशर हाई रखोगे तो मोल्स कंबाइन होकर के अमोनिया बनेंगे, प्रेशर लो कर दोगे तो ये मोल्स टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए यहां पर है इन अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मेनली ये कहना था कि इक्विलिब्रियम में जब कोई रिएक्शन हो तो टेम्परेचर में चेंज करके, प्रेशर में चेंज करके, हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज करके हम लोग जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और मन चाहे डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल का यही कहना था। तो लीच टेलर प्रिंसिपल के मुताबिक यहां पर जो है some conditions should be applied in this reaction for maximum yielding of ammonia। ठीक है, इस रिएक्शन से मैक्सिमम अमोनिया बनाने के लिए, मैक्सिमम अमोनिया की प्रोडक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ताकि ये कौन कहता है, ये कहता है लीच टेलर प्रिंसिपल। तो अब इनके मुताबिक कौन कौन से कंडीशन हमारे पास फुलफिल होने चाहिए ताकि अमोनिया हमारे पास अधिक से अधिक बन सके, उनके बारे में बात करते हैं। पहले अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट जरूर कर लीजिए। तो पहला यहाँ पर कंडीशन है प्रेशर हमारे पास यहां पर हाई होने चाहिए, प्रेशर यहां पर हमारे पास हाई होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली लगभग 200 एटीएम यहां पर प्रेशर होंगे। अब 200 एटीएम कितने, सो जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है, इससे 200 गुना अधिक प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर यहां पर है। और टेम्परेचर शुड बी लो होना चाहिए, यहां पर टेम्परेचर शुड बी लो। चूंकि हमारा ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, इन हीट तो राइट साइड में निकल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है हीट का, मैंने हीट तो प्रोडक्ट साइड में बन रहा है ना, तो जहां पर प्रोडक्ट साइड में हीट बन रहा हो वहां पर हीट कम चाहिए रिएक्शन में, ठीक है ना, ताकि हमारा मैक्सिमम यील्डिंग हो सके। हीट एक्सोथर्मिक में ना के बराबर देना है और हीट यहाँ पर लगभग 700 केल्विन दिया जाता है, जो कि लगभग ना के बराबर होता है, यानी कि नॉर्मल यहाँ पर है, कोई बड़ी बात यहाँ पर 700 केल्विन इस रिएक्शन के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर है कंडीशन कैटलिस्ट इस रिएक्शन में अप्लाई किया जाता है। तो जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, कैटलिस्ट जो दिए गए यहां पर वो आयरन ऑक्साइड दिए गए हैं विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3, यानी कि कैटलिस्ट जो यहां पर दिए गए हैं वो आयरन ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में मिला करके कैटलिस्ट दिए गए। कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है हमारा कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखिए पुराने जमाने में जो है ना हमारे पास ना यहाँ जो कैटलिस्ट लिया जाता था, अगर ओल्ड टाइम की बात करें तो ओल्ड टाइम में हमारे पास कैटलिस्ट में हुआ करता था आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो आयरन यहाँ तो कैटलिस्ट था और मॉलिब्डेनम जो था ये प्रमोटर का काम करता था, ये प्रमोटर था। अब प्रमोटर क्या होता है, तो प्रमोटर वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट का इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है वो प्रमोटर। तो पहले के समय में कैटलिस्ट आयरन था और मॉलिब्डेनम उसका प्रमोटर का काम करता था, लेकिन अब जो है आयरन ऑक्साइड लिया जाता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में। तो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इट इज कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होता है, ठीक है, रंग नहीं होता है, विथ पंजेंट स्मेल, यानी कि खराब स्मेल होता है, वो स्मेल जो कि आपको सूंघने में बहुत ही कठिनाई होगी, नहीं सूंघ पाओगे, वैसी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट 198.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन, याद करने की जरूरत नहीं है ये सब चीज, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, पहले बच्चों हमने बताया था आपको कि जो फोन वही हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के पास में आते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन में भी अमोनिया गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। वाटर में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। होता क्या है कि जो अमोनिया हमारे पास है ये वाटर में जाता है, H2O में जाता है यहाँ पर, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन का जो ये लॉन पेयर है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जिसके कारण से ये बॉन्ड इधर चल जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर, जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड तो टूट जाएगा वहां पर। तो ये अमोनियम आयन फॉर्म करता है NH4+ और ये हाइड्रोक्साइड OH- बन जाता है यहाँ पर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। अब देखिए इस केस में क्या है कि वाटर के साथ, वाटर तो न्यूट्रल है यहाँ पर है, वाटर के साथ ये नाइट्रोजन अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, माने कि इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर लुईस बेस हो जाता है। तो अमोनिया एक लुईस बेस है, हालांकि ये वीक बेस है लेकिन ये लुईस बेस है, यानी कि पानी जब तुम मिलाओगे तो इसको बेसिक बना देगा। और यहाँ OH- आयन का प्रेजेंस बेसिक बतला रहा है, यहाँ पर ये बेसिक सॉल्यूशन तैयार करता है पानी में जाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर में जाने के बाद ये NH4OH फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड, ये गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है ड्यू टू हाई TC। TC क्या होता है भाई, तो TC होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद यानी कि जिसके ऊपर जो है कोई भी गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल ना हो, कितना तुम वहां पर प्रेशर बढ़ा दो लिक्विफिकेशन पॉसिबल ना हो, है ना। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ एनी गैस कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक किसी गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है उसके बाद नहीं हो सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर जी, तो क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक्स नाम का एक गैस है, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो कि है 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो वहां पर लिक्विफिकेशन, जिंदगी में वो गैस हमारा एक्स जो है लिक्विफाइड नहीं हो सकेगा। 150 से अंदर जब तक रहेगा 149 138 यानी कि 10 20 जो भी रहे, तो उतने पर उसका लिक्विफिकेशन हो सकता है, ठीक है। प्रेशर वेरी करते रहेगा बस, लेकिन 150 की क्रॉस करेंगे तो उसका जिंदगी में कभी लिक्विफिकेशन ना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या, अमोनिया के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हाई। अब इतना हाई कि हम किसी भी टेम्परेचर पर जनरली किसी भी टेम्परेचर पर अमोनिया को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। अब सिंपल समझिए कि जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होता है हाई होता है। अब समझिए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होगा, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा वो जल्दी करीब आएंगे, जल्दी करीब आएंगे तो वहां पर क्या होगा, जल्दी लिक्विफिकेशन यानी इजीली लिक्विफिकेशन हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, तो इजीली लिक्विफाइड हो सकता है, ठीक है। इसलिए अमोनिया में क्या है, तो अमोनिया में हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हाई होगा, इजीली लिक्विफिकेशन अमोनिया का पॉसिबल होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की। आइए बात करते हैं अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज की। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन क्या करें, थोड़ा सा कवर करना था अच्छे से, तो कवर करके ही आप लोग को जाना है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में नोट करिए और हम लोग आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर पहले समझे, स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो अमोनिया में क्या होता है कि अमोनिया में यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं जो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं और एक लोन पेयर होता है। वास्तविकता अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में एक जो बॉन्ड है वो प्लेन पेपर से नीचे पकड़ा जाता है, 2 बॉन्ड पेपर पर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2 बॉन्ड पेपर से आता है और एक यहाँ पर लोन पेयर आता है। हालांकि यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास में है और एक लोन पेयर है, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या हुई वो कितनी हो गई, 4। और जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितना होगा हाइब्रिडेशन इसका, sp3 हो जाएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो भी कंपाउंड होते हैं उसका नॉर्मल शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। पर इसमें क्या आ गया है, एक लोन पेयर। लोन पेयर बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत खराब चीज होता है, जो करता क्या है, बॉन्ड्स को रिपेल करता है। ये लोन पेयर जो है ना, वो लोन पेयर जस्ट जो कि एकदम नालायक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि खाली लड़ाई झगड़ा करते रहता है, और वो क्या करता है, बॉन्ड्स को धकेल देता है, पुश कर देता है, जिसके कारण से बॉन्ड जो है ना अपने अंदर की ओर खिसक जाते हैं। अब खिसकता है तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल घट जाता है। बॉन्ड्स अपने आप में
एडजस्ट कर लेता है। कारण क्या है कि बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्सन कम होता है, लॉन पेयर और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन बहुत ही हाई होता है। सबसे भयंकर रिपल्सन होता है दो लॉन पेयर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्सन हाई, यहाँ पर हाई होने के कारण से ये बॉन्ड्स आपस में नजदीक आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल घट के हो जाता है 107.4 डिग्री, ठीक है। तो ये सब आपको रखना नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रखना था, यहाँ पर याद कर लेंगे। और शेप जो यहाँ पर है टेट्राहेड्रल नहीं होकर के अब क्या होता है, पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप यहाँ पर कहलाता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये तीनों बॉन्ड्स है, यहाँ भी वो तीनों बॉन्ड्स ही है, बस ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये भी बॉन्ड ही है, ये वाला, ठीक है ना। बस बता रहा है कि ये अंडर द पेपर है, ये दो बॉन्ड पेपर पर आ जाएगा ऐसे, एक बॉन्ड पेपर से नीचे ऐसे घुस जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हो गया। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले पॉइंट की। तो पहले पॉइंट में इसका आता है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, तो अमोनिया जो है ना एक लुईस बेस की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज लुईस बेस। अब लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस समझिए, यहां पर जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पर ज्यादा होता है उस पर लुईस, उसको लुईस से हम लोग बेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो अमोनिया में यही होता है कि जो हमारे पास NH3 है, ये अमोनिया, ठीक है, वो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल करके ये H+ बनेगा और Cl- बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन ढेर सारा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करता है उसको, जिससे क्या होता है कि ये अमोनियम आयन बन जाता है और यहाँ पर Cl- जुड़ के ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर देता है। तो ये एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाया तो ये बेस होगा, ये हमारा बेस की तरह बिहेव किया। उसी प्रकार से अमोनिया की बात करें यहाँ पर भी, तो अमोनिया जब H2SO4 से करता है रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या है कि दो हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन बनेंगे, तो दो अमोनिया भी लेंगे, ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन NH4+ का यहाँ पर होल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट का ये फॉर्मेशन करेगा, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये अमोनियम यहाँ पर सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ये जो है इसके बेसिक नेचर में क्या देखिए हम लोग, यहाँ पर ये लुईस बेस की तरह काम करता है। हालांकि ये एक वीक बेस होता है, इट इज अ वीक बेस, इट इज अ वीक बेस, यानी कि ये वीक बेस की तरह काम करता है। वीक बेस वो होता है जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। जो पार्शियली डिसोसिएट होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक बेस, उसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर वीक बेस है, कैसे वीक बेस है, तो अपने अभी आपने पढ़ा कि अमोनिया यहाँ पर जो है जब वाटर से करता है रिएक्शन, तो यहाँ पर जो है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक बेस है, ठीक है, और ये हमारा वीक बेस है। यानी अमोनिया एक वीक बेस फॉर्म करता है जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी में डाला जाता है। तो अब ये वीक बेस का इसका यूज क्या है, तो जैसे कि हम लोग समझिए यहाँ पर जैसे फेरिक क्लोराइड में इसको मिलाएंगे तो वहां से जो है ना फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। जब हम लोग इसको जिंक सल्फेट में मिला देंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर कर लेना है आपको, ठीक है। जब इसको फेरिक क्लोराइड FeCl3 में जब इसको हम लोग NH4OH को डालेंगे तो ये क्या करता है, यहाँ से प्रेसिपिटेट कर देता है FeOH3 को, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर देता है .XH2। इसको आप लोग रस्ट भी पढ़े होंगे, FeOH3.XH2 को रस्ट भी पढ़ते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और यहां से निकलता क्या है, तो ये FeOH3.XH2 हो गया, प्लस यहाँ पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलता है। उसी प्रकार से जब इसको हम लोग जिंक सल्फेट में डालते हैं, इसको हम लोग जिंक सल्फेट में जब हम लोग इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो करता क्या है ये हमारा, तो ये जो है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है, NH4 2SO4 का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ जो यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ रिएक्शन में यहाँ पर FeCl3 से FeOH3 प्रेसिपिटेट कर देता है, जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर देता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको कहेगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब FeCl3 में फेरिक क्लोराइड में हम लोग डालते हैं तो क्या प्रेसिपिटेट होता है, तो जस्ट यहाँ पर FeOH3.XH2 प्रेसिपिटेट होता है। जिंक सल्फेट में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो क्या प्रेसिपिटेट होता है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप लोग यहाँ पर याद करके रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या प्रिपरेशन हो, उनके सभी स्टेटमेंट्स
जो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग याद रखिएगा और एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन एकदम मैच करते हुए आगे बढ़ना है। लाइन टू लाइन आपको उसको इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना है। और आपका ये बेहतरीन तब हो जाएगा जब आप लोग एनसीईआरटी के सभी सवालों को सॉल्व करते हुए भी आगे बढ़ोगे। तो एनसीईआरटी के सवाल को भी टच करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगली यानी नंबर 2 की हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। नंबर 2 की बात करें तो हमारे जो अमोनिया भैया है, वो अमोनिया भैया के पास क्या है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर होने के कारण से एक बहुत बड़ा झमेला कर देता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी फॉर्म जो है ना कर देता है आराम से। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में लोन पेयर चाहिए और लोन पेयर तो अमोनिया के पास पहले से है। तो ये बहुत ही आसानी से अमोनिया जो है ना लोन पेयर डोनेट करके नाइट्रोजन से वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे एग्जांपल लिखिए, तो पहले लिखिए यहां पर इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर। देखिए यहां पर ये लोन पेयर है, LOAN, लोन वाला लोन नहीं, बैंक का लोन, ठीक है ना, ये लोन पेयर है। लोन पेयर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना, इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिलहाल इसके सारे कॉन्सेप्ट को तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में इसकी सारी बातें आएंगी। हालांकि फिलहाल यही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका म्यूचुअली शेयरिंग जो करता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसका इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि वैकेंट इसका ऑर्बिटल इसका तो कंप्लीटली फील्ड है। तो एक से एक की तरफ से खाली शेयरिंग होता है तो वहां पर होता है, जैसे कि नहीं, मान लो कि तुम्हारे पास दो दोस्त है, लंच करने गए, एक होता है कि आधा वो आधा ये शेयरिंग करके दे दिए, और दूसरा क्या होता है कि दूसरा दोस्त जो है कुछ लाया ही नहीं। तो ये अच्छा दोस्त करता क्या, अच्छा वाला जो दोस्त होता है वो करता क्या, अपने ही लंच से वो उसको भी शेयरिंग करके खिला देता है। तो जो सेकेंड वाला केस है, पहले वाला केस जिसके पास दोनों दोनों के पास लंच है तो वो शेयरिंग किया तो वो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और सेकेंड वाले केस में क्या है, जिसके पास लंच पूरा भरा हुआ है, दूसरे के पास कुछ है ही नहीं, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का शेयरिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन हमारे पास उसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर जैसे अमोनिया है, यहाँ लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर डोनेट करके नाइट्रोजन जो है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ये कॉपर आयन, ये जो है क्यूप्रिक आयन, ठीक है ना, ये क्यूप्रिक आयन कॉपर 2 आयन जो है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है CuNH3 हॉल 4, CuNH3 हॉल 4 2+, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स यहां पर कंपाउंड आयन जो है वो फॉर्म करता है। हालांकि इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके आईयूपीएसी नेमिंग को सीखेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि यहाँ पर ये कंपाउंड ये फॉर्म करता है। इनके कलर की बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का नीडल टाइप का ये दिखने में लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी टॉपिक में, तो प्यारे बच्चों को पता है कि सिल्वर जो है, सिल्वर प्लस और क्लोराइड Cl माइनस मिलकर क्या बनता है, ये सिल्वर क्लोराइड बनता है। और ये सिल्वर क्लोराइड जो है प्यारे बच्चों, ये इनसॉल्युबल इन क्या होता है, पानी, इनसॉल्युबल इन पानी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि AgCl वाटर में तो इनसॉल्युबल है, फिर किस चीज में सॉल्युबल होता है, तो प्यारे बच्चों आपको सीधा साधा बोलना है कि ये अमोनिया में सॉल्युबल है। जो AgCl होता है वो अमोनिया में सॉल्युबल होता है। AgCl हमारा अमोनिया में आराम से घुल जाता है। क्यों घुलता है भैया, तो क्योंकि यहां पर सिल्वर प्लस और Cl माइनस जो है ना, वो सिल्वर को अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये फॉर्म करता है एक कॉम्प्लेक्स, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है AgNH3 होल 2 होल पर प्लस और यहां पर Cl माइनस, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक फॉर्म कर देता है, ठीक है। इनके नाम की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये जो यहां पर है वो वाटर सॉल्युबल है, ये क्या है यहाँ पर, वाटर सॉल्युबल, यहां पर हमारे पास सॉल्ट यहां पर बन जाता है। तो यहां पर ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तो हम लोग कर लिए। लास्ट पॉइंट हम लोग करते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। अगर हम यूजेस की बात करें तो इनके बहुत ही कम सम यूज ही है। पहला इसका होता है यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स,
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब देखिए नाइट्रोजन से हमने बनाया अमोनिया, और अमोनिया से अब बनाएंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। जैसे कि यहाँ बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल 3 PO4 etc। ठीक है, ये बनाने में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर HNO3। इसका यूज नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में किया जाता है। और प्यारे बच्चों ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ऑस्टवाल्ड मेथड में हम लोग पढ़ेंगे जो अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद इसका यूज जो है रेफ्रिजरेंट में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में भी यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया का यूज जो है ना जनरली आइस फैक्ट्री वगैरह, हमारे अभी पास में एक आइस फैक्ट्री है, वहां पर जो है ना लिक्विड अमोनिया का ही यूज किया जाता है। पहले तो फ्रेऑन गैस का यूज करते थे, CFC का पहले यूज होता था, लेकिन अब लिक्विड अमोनिया का ही यूज, कंप्रेस्ड अमोनिया का यूज होता है वहां पर, ठीक है ना। बड़ी खतरनाक गैस होता है, हम जब घुसते हैं ना फैक्ट्री में ना तो बड़ी महकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अमोनिया गैस थोड़ा सा पंजेंट स्मेल का होता है और बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आज हम लोगों ने नाइट्रोजन यानी डाइनाइट्रोजन और अमोनिया का सारा टॉपिक हमने कर लिया। हमारे पास ग्रुप 15 में यहाँ पर नाइट्रोजन के घर में जो हमारे पास बचा हुआ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बचा हुआ है और नाइट्रिक एसिड बचा हुआ है, ये दो टॉपिक हमारा बचा हुआ जो कल के वीडियो में हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फास्फोरस की बात करेंगे, ठीक है। फास्फोरस की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज की, एलोट्रॉप्स की वगैरह की बात करेंगे, फिर हम लोग फास्फाइन की बात करेंगे और हम लोग फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बात कर लेंगे। हम लोग वहां पर एक वीडियो उसमें लगेगा, यानी 2 और मैक्सिमम और छोटा कर दे लेंथ को तो 3 वीडियो में हमारा ग्रुप 15 खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका ग्रुप 16 की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियोस को भी देखेंगे। अगर आपने ये वाला वीडियो से पहले ग्रुप 15 के और सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो आप ही का इंतजार कर रहा है, वहां जाके जरूर देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।